नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। 7 अगस्त को पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ समझौता किया। ये त्रिपक्षीय संधि है और इस डिफेंस ट्रीटी में तीनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि किसी भी एक देश के ऊपर अगर हमला होगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा। अब इस समझौते के बाद, इस संधि के बाद, इस गठबंधन को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। हर देश इसको अपने लिहाज से देख रहा है, तो भारत भी अपने मद्देनजर इस पूरे ट्रीटी को देख रहा है। और एक सवाल सबके जहन में है, वो सवाल है, क्या पाकिस्तानी गठबंधन से भारत को खतरा है? इसी सवाल पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पहले हमें कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल, भारत के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के साथ किस तरह के संबंध है, कैसे संबंध है? दूसरा सवाल, क्या यह गठबंधन किसी देश के खिलाफ बना है? तीसरा सवाल, क्या कोई और देश इस गठबंधन में शामिल होगा या कोई और देश इसमें शामिल होंगे? चौथा सवाल, क्या यह गठबंधन टिकेगा? पांचवा सवाल, क्या भारत ने ऐसे गठबंधन के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी? पहले सवाल का जवाब, भारत के पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ कैसे संबंध है? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है। एक नहीं, दो नहीं, 3 युद्ध लड़ चुके हैं और अभी भी हाल ही में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में हमला किया था और पाकिस्तान को धूल चटाई थी, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, ये जग जाहिर है। तो पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं ये हर कोई जानता है। अब बात आती है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के साथ भारत के कैसे संबंध हैं? सऊदी अरब और भारत के बीच व्यापारिक संबंध है, इकोनॉमिकल हमारे पार्टनरशिप है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। 2019 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई थी और सबसे मजबूती अगर देखी जाए तो भारत और सऊदी अरब के बीच पीपल टू पीपल एक सोशल हमारे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, जिसके तहत भारतीय बड़ी तादाद में सऊदी अरब में रहते हैं और वहां के विकास में हाथ बटा रहे हैं, मददगार हैं। अगर भारत से नर्सेज, ये पैरामेडिकल स्टाफ ना जाए, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्सेस होते हैं, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले स्टाफ होते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि सऊदी अरब के हॉस्पिटल्स ही बंद हो जाएंगे। तो मेडिकली अगर देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा सहयोग है सऊदी के साथ। और अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस की, तो सऊदी अरब के साथ भारत का जो बिजनेस है वो करीबन 43 बिलियन डॉलर्स है। ये 2024-25 का आंकड़ा है। ये बायलैटरल ट्रेड है। बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच 43 बिलियन डॉलर्स का है और भारत की कंपनियों ने करीब 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सऊदी में। और उसी तरह से सऊदी के भी बहुत इन्वेस्टमेंट भारत में है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया। मोहम्मद बिन सलमान ने जो 2030 का रोड मैप तैयार किया है, उसके तहत एक ये भी उन्होंने एजेंडा रखा है कि भारत के साथ किस तरह से जो डेवलपमेंट है और ट्रेड है, इकोनॉमी है, उसको बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट लाया भी जाए और इन्वेस्टमेंट किया भी जाए। और तीसरा देश तुर्की है। तुर्की के साथ भारत के कैसे संबंध हैं? हिस्टोरिकली अगर देखा जाएगा तो भारत के साथ तुर्की के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन जब से 2000 के बाद, सन 2000 के बाद मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान आए हैं, वो कट्टरपंथी हैं, कट्टर हैं। उनका जो रुख है भारत के प्रति, वो कश्मीर से अगर देखा जाए, कश्मीर के लिहाज से तो बिल्कुल एंटी इंडिया है। कश्मीर के मुद्दे पर वो पाकिस्तान का साथ देते हैं और उसके बाद ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। खास तौर पे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उस वक्त भी तुर्की का जो स्टैंड था वो भारत के खिलाफ था। 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को मदद की, ड्रोन्स भेजे और उसके बाद से भारत ने तुर्की के प्रति जो अपना रवैया था उसमें बदलाव लाया।
तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि तुर्की इस वक्त भारत का दोस्त है, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी। पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, तुर्की भी हमारा दोस्त नहीं रहा। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है इस पूरे गठबंधन में जिसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि सऊदी अरेबिया क्या कदम उठाता है, क्योंकि भारत सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, एक बड़ा मार्केट भी है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का सेंटर है जिसके जरिए बड़ी तादाद में लोग जाते हैं काम करने के लिए। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो पूरे सऊदी अरेबिया के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। अब बात आती है दूसरे सवाल की, क्या यह गठबंधन किसी देश के खिलाफ है? दूसरा सवाल, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने यह जो गठबंधन बनाया है, पहले तो समझ लीजिए किसके कहने पर बनाया है, क्योंकि कोई भी अगर गठबंधन बनता है, कोई एक ट्रीटी बनती है, तो उसमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जब ये गठबंधन हुआ है तो साथ में ये एक्सरसाइज भी करेंगे, साथ ही साथ जो डिफेंस जो पैक्ट किया गया है, जो रक्षा संधि की गई, उसके तहत जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, और इसी वजह से दोनों देशों ने इस संधि में हस्ताक्षर करने के लिए हामी भरी होगी, क्योंकि उनको सऊदी अरब का $100 बिलियन का रक्षा बजट दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारी हिस्सेदारी होगी, हमको पैसे मिलेगा। तो सऊदी अरेबिया के कहने पे अगर ये गठबंधन तैयार हुआ है तो सऊदी अरेबिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के साथ एक ऐसी करार, ऐसा समझौता कर चुका है 2025 में, उसके बावजूद क्यों जरूरत पड़ गई? तो तुर्की को साथ लाने की वजह सिर्फ एक है, क्योंकि तुर्की नाटो का दूसरा सबसे पावरफुल मिलिट्री वाला देश है, जिसके पास सेना है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है और साथ ही भाड़े पे देने के लिए फौज भी है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत है ईरान। ईरान की वजह से ही ये समझौता करना पड़ा है, भले ही सऊदी अरब या फिर तुर्की या फिर पाकिस्तान की ओर से बात ना कही जाए। अब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जो समझौता हुआ है ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी गठबंधन के खिलाफ नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी जो जानकार हैं, स्पीकर्स हैं सऊदी के, वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये जग जाहिर है, और जो एनालिसिस कर रहे हैं इस पूरे समझौते को, वो ये जानते हैं कि ये ईरान की वजह से ही सऊदी को करना पड़ा है, क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो इराक में मौजूद हैं और यमन में मौजूद हुतीज हैं, वो सऊदी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, और रेड सी को भी उन्होंने सऊदी के लिए बंद कर दिया है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, कल ही एक हमला किया गया है यमन में, यमन के जिस इलाके में कमर्शियल पोर्ट है, क्योंकि इतना इलाका यमन का जो लाल सागर के साथ यानी रेड सी के साथ मिला हुआ है, यहां पर हुतीज का कंट्रोलर, हुतीज ने यमन के उस हिस्से में जहां पर सऊदी फौज मौजूद है, उस बंदरगाह पे हमला किया, और यहां पर भी सऊदी के जो भी बेसेस मौजूद है, जो मदद कर रहे हैं इस वक्त यमन की सरकार को हुतीज के साथ लड़ने के लिए, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी की फौज जो यमन में है, सऊदी के अंदर भी लगातार हमले हो रहे हैं, इराक में मौजूद शिया मिलिशिया के लोग, हुतीज भी शिया हैं, ईरान इन तमाम जो शिया मिलिशिया है, उग्रवादी संगठन है, इनको सपोर्ट करता है, उनको मदद देता है, और ये इस वक्त सऊदी के ऊपर हमले कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका का साझेदार है और सऊदी अरेबिया में अमेरिका के बेसेस हैं, और इस पूरे इलाके में सऊदी का दबदबा है। सऊदी अघोषित खलीफा है मुस्लिम देशों का, और इस खलीफा को हटाने के लिए लगातार ईरान चैलेंज कर रहा है और चैलेंज दे भी रहा है, और यही वजह है कि ये जो हम कह रहे हैं, ये जो गठबंधन बना है, ये ईरान के खिलाफ बना है। तो ये दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। अब बात आती है तीसरा सवाल, क्या कोई और देश इस गठबंधन में शामिल हो सकता है? कोई और देश क्या इस गठबंधन में शामिल होगा? इसके लिए आपको समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस तरह के गठबंधन बनाने की खबर कहां से सबसे पहले निकली। 2025 में सितंबर में जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, ठीक उससे पहले दोहा में एक अहम बैठक हुई थी। 20 सितंबर 2025
20 सितंबर 2025 को दोहा में एक अहम बैठक हुई। ये बैठक क्यों रखी गई थी? क्योंकि 20 तारीख से ठीक पहले दोहा में इजराइल की ओर से एक एयर अटैक किया गया और बताया गया कि वहां पर एक मकान में हमास के जो लीडर्स हैं वो एक मीटिंग कर रहे थे, उनको टारगेट करके वो हमला किया गया। और जब ये हमला हुआ उसके बाद कतर ने एक बैठक बुलाई जिसमें करीब 40 देश शामिल हुए थे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देश शामिल थे, सभी अरब लीग के देश शामिल थे, खाड़ी के देश शामिल थे। तो कुल मिलाकर 40 देश इसमें शामिल हुए और तमाम जो मुस्लिम देश ही इसमें थे। और इन देशों के आने के बाद ये तय किया गया कि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है कतर के ऊपर, ऐसे हमले किसी पर भी हो सकते हैं और इसलिए हमें एक नेटो की तरह इस्लामिक नेटो बनाने की जरूरत है। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी इजिप्ट ने। इजिप्ट अरब लीग का एक बहुत अहम मेंबर है और उसकी बात को माना जाता है, उसका सिक्का चलता है इस पूरे मिडिल ईस्ट में इजिप्ट का। और इजिप्ट की ओर से कहा गया कि हमें एक बनाना चाहिए ऐसा संगठन, और इस संगठन का मकसद ये होना चाहिए कि जो तमाम इन देशों में इस वक्त उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं, टेररिज्म को लेके लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है उसको भी रोकने के लिए एक अलग से संगठन तैयार करना चाहिए और सब लोग अपने फौज को मिलाएं और नेटो की तरह एक संगठन तैयार करें, इस्लामिक नेटो, ताकि अगर कोई हमला होता है तो उसे रोका जा सके और साथ ही साथ जो टेररिज्म को लेके, आतंकवाद को लेके तमाम जो ये देश इस वक्त जूझ रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ सबसे पहले, और बाकी भी जो देश थे वो कुछ ज्यादा इस इस्लामिक नेटो को बनाने के हक में नजर नहीं आए, जिसके बाद ये जो पूरा का पूरा मुद्दा था कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल एक संधि कर ली, डिफेंस पैक्ट कर लिया, जिसके तहत दोनों देशों ने माना किसी एक के ऊपर हमला होगा तो उसे दोनों पे हमला माना जाएगा। और एक तरह से सऊदी ने खरीद लिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया और उसके बाद ईरान की एंट्री हो गई, तब सऊदी को लगा कि इसमें और देशों को शामिल करना चाहिए और तुर्की को शामिल किया गया। तुर्की क्यों शामिल हुआ इसमें? तुर्की के शामिल होने की वजह इसमें यह रही कि उसे इजराइल को यहां पर काउंटर करना है। दूसरा एक है कि ईरान की ओर से कुछ दिन पहले एक हमला हुआ और ये हमला जो दक्षिणी प्रांत है तुर्की के इलाके में किया गया, लेकिन बताया गया कि कुर्दों के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन इसको लेकर तुर्की नाराज था। तुर्की को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ईरान उसके इलाकों पर भी हमला कर दे, और यही वजह रही कि तुर्की ने इजराइल की वजह से और उसके बाद ईरान की वजह से सऊदी के साथ इस समझौते में आने के लिए हामी भर दी। अब बात आती है क्या इसमें बाकी देश शामिल हो सकते हैं? इजिप्ट को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है, क्योंकि इजिप्ट ने ही ये बात आगे बढ़ाई थी कि एक इस्लामिक नेटो बनना चाहिए, तो हो सकता है कि इजिप्ट साथ में आ जाए। यमन में जैसे ही सरकार बनेगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो पूरा का पूरा यमन है एक किसी के कब्जे में नहीं है, इसमें अलग अलग लोग अपने अपने इलाकों में कब्जा करके रखे हैं। जैसे कि ये इलाका जो आप देख रहे हैं जो लाल सागर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर हुतीज हैं, बाकी इस इलाके में सऊदी के समर्थक हैं, और ये जो हिस्सा यहाँ पर ज़्यादातर सुन्नी जो संगठन है उनके कब्जे में है और हुती शिया है इनके कब्जे में है। तो हो सकता है उसके बाद जाके यमन जैसा देश भी शामिल हो, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि यमन में हुतीज को खत्म करने के लिए गठबंधन एक तरह से तैयार किया गया है। अब बात आती है और कौन शामिल हो सकता है? क्या इसमें लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, टूनीशिया ये देश आ सकते हैं? इसके अलावा क्या यूएई इसमें शामिल हो सकता है? ओमान शामिल हो सकता है, कुवैत, इराक, जॉर्डन। क्योंकि इस वक्त जो पूरा फोकस है वो एंटी ईरान ही है, इसको खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन एंटी ईरान है। और ईरान यानी कि शियाओं के खिलाफ अगर ये गठबंधन बनता है तो एक तरह से ये सुन्नी इस्लामिक नेटो है, जिसमें हो सकता है कुवैत सबसे पहले आ जाए, क्योंकि कुवैत के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं। इराक फिलहाल इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि इराक में इस वक्त जो सत्ता है वो शियाओं की सत्ता है। सीरिया हो सकता है, जॉर्डन के शामिल होने की संभावना इसमें है। यूएई क्या शामिल होगा, इसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है क्योंकि यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने
भारत के साथ समझौता करके रखा हुआ है, डिफेंस पैक्ट किया है। जिस दौरान ये पूरा जो मामला चल रहा था, जहां पर ईरान और ये खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक उससे पहले एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, या कह सकते कि इमरजेंसी दौरा था, बहुत आपातकालीन दौरा किया था यूएई के शासक ने, राष्ट्रपति ने, मोहम्मद जायद ने, और उन्होंने आके भारत के साथ समझौता किया और डिफेंस पैक्ट तैयार कर लिया। तो यूएई शामिल होगा नहीं होगा, उसमें एक क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है क्योंकि एक और देश यहां पर है, बहरीन। बहरीन यूएई का इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत संधि है, तो इसीलिए उन्हें इजराइल से कोई खतरा है नहीं। दूसरी बात है कि अगर ईरान से खतरा होगा तो भी यूएई ने काफी हद तक इसको सुलझा लिया है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये दो देश फिलहाल हो सकता है कि इस वक्त इस गठबंधन के साथ ना जाए, और बाकी जो संभावित देश है मैंने आपको बता दिया कि संभावना है कि आगे ये जा सकते हैं। क्या ये इस्लामिक नेटो बन सकता है, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल ईरान के साथ अरब देशों का सुलह होना तो कहीं पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं चौथे सवाल पर, क्या ये गठबंधन टिकेगा? पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का गठबंधन टिकेगा? इसमें पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले समझिए, पाकिस्तान इस गठबंधन में क्यों आया? पहली वजह है कि सऊदी अरेबिया से उसको पैसे मिलते हैं, और पैसे चाहिए तो इसलिए सऊदी अरेबिया जो बोलता है उसको करना पड़ता है। आपको मैं जरा पीछे लेके चलता हूं, 2019 में पाकिस्तान, मलेशिया, कतर, तुर्की और ईरान, इन सभी देशों ने मिलकर एक कोशिश की कि किस तरह से सऊदी अरबिया को थोड़ा कम आंका जाए, कम किया जाए उसकी ताकत को इस्लामिक देशों के ऊपर, और अपना एक संगठन बनाया जाए जो ओआईसी को एक तरह से चैलेंज कर सके। कोशिश इसकी शुरुआत की थी मलेशिया ने, जिसमें इमरान खान को बुलाया गया था, उसके बाद एर्दोगन को बुलाया गया, फिर कतर को लाया गया, फिर ईरान को भी शामिल किया गया। तो इन देशों ने मिलकर कोशिश की। सऊदी अरब को जैसे पता लगा कि उसके खिलाफत को या उसकी सत्ता को यहाँ पर हिलाने की कोशिश हो रही है इस्लामिक देशों के द्वारा, उसमें पाकिस्तान भी आगे बढ़ चढ़ कर गया है, तो पाकिस्तान को दो लताड़ लगाई और कहा कि पैसे बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान फट से हट गया, और 2019 में कुआलालंपुर में जो बैठक हुई उसमें पहुंचा ही नहीं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फितरत क्या है, इसको अच्छी तरह से आप पहले ही समझ लीजिए। इसलिए पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान जो इस गठबंधन का एक प्रमुख किरदार है, वो कभी भी पीछे हट सकता है अगर उसे चीन से लताड़ लगती है। तो अब चीन से लताड़ क्यों लगेगी? क्योंकि ये जो गठबंधन तैयार हुआ है ये ईरान के खिलाफ ही बना है। ईरान के साथ चीन का 25 साल का पैक्ट है, जिसके तहत हेवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $400 मिलियन तो पहले कर चुका है, हो सकता है 500 से ज्यादा कर चुका है अभी तक इन्वेस्टमेंट। ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सब चीजें बना रहा है। इसके अलावा एक पूरा आइलैंड भी उसने पूरा ले लिया है चीन में। तो चीन का हेवी इन्वेस्टमेंट है ईरान के ऊपर, और साथ ही साथ वो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि तेल का कुआं है, जहां से वो तेल निकालता है, सस्ते में तेल लेके जाता है। अब ईरान के खिलाफ कोई भी गठबंधन बनता है, कोई भी मोर्चा तैयार होता है, जो मौजूदा सत्ता को हटा दे, वो चीन को पसंद नहीं आएगा, और चीन इसके लिए कतई तैयार नहीं होगा। यही तो वजह है कि करीब 150 दिन से ज्यादा वक्त हो गया, अमेरिका जैसा सुपर पावर ईरान को झुका नहीं पा रहा है, क्योंकि पीछे से सारी मदद जा रही है चीन की ओर से। पहले ही हथियार वहां पर दिए गए हैं, उसके जो मिसाइल्स हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका मिसाइल सटीक जगह पे मार करना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है बताइए? क्योंकि बाइड्यू जो नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है चीन का, वो ईरान को दिया जा चुका है। 2020 में समझौता हो गया था, 2020 के आसपास। लगभग 5 साल का हो चुका है, 20 साल का और बचा हुआ है। तो इन 5 सालों में ईरान ने पूरी तरह से अपने सारा का सारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे चीनी सॉफ्टवेयर पे बेस कर लिया है। चीन से मदद मिल रही है, और यही वजह है कि लगातार वो इसी तरह से जो हिट करने में उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो या चाहे उसके मिसाइल्स हो, वो सटीक मार करने में सक्षम है। तो चीन कतई नहीं चाहेगा मौजूदा सत्ता हट जाए। तो ऐसे में जहां लगेगा चीन को कि पाकिस्तान यहां पर ईरान की मौजूदा सत्ता को बेदखल करने में मदद कर सकता है, कारगर हो सकता है, तो एक यहां से फोन जाएगा
और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुका है चीन पाकिस्तान में। उसको नेवल शिप्स भी दे रहा है, अब उसको J-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन के, वो भी देने जा रहा है। तो इतने जब लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों चाहेगा कि ईरान जैसे देश को, जो चीन का साझेदार है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो एक सबसे बड़ा संशय है यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर, दूसरा है तुर्की को लेकर। क्या तुर्की भी सऊदी अरब के साथ रहेगा? क्योंकि तुर्की और सऊदी अरबिया के बीच भले ही ये आपको एक दोस्ती नजर आ रही हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुहाते नहीं। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि तुर्की को खिलाफत जो मूवमेंट चला था, जब तुर्की ने खिलाफत हटा दिया था, खलीफा जो सिस्टम था, खलीफा सिस्टम खत्म कर दिया था, उसके बाद ये जो खिलाफत है कहीं ना कहीं अघोषित रूप से ये सऊदी के पास चला गया, सऊदी को दिया गया। और जैसे अर्दगॉन वापस आया तो अर्दगॉन कट्टर समर्थक हैं, कट्टर है, फंडामेंटलिस्ट है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से तुर्की को एक खिलाफत मिल जाए और साथ खिलाफत भी मिल जाए। और उसकी तो कोशिश ये है कि तुर्की की जो सीमा है वो सीरिया में दमिश्कस, एलेप्पो से होकर जाए। ये उसकी अपनी सीमा मानता है। वो चाहता है कि वापस उसकी जो सीमा है यहाँ आ जाए और बाकी जो यहाँ पर सीमा है, यहाँ तक सारे आइलैंड भी वो ले लें। ये तुर्की की सोच है। तो जो ये सोच रखता है कि वो इस्लामिक देशों का खलीफा बनेगा, वो सऊदी के साथ कब तक रह सकता है, कब तक टिक सकता है? ये जो अभी गठबंधन बना है वो दो चीज़ों की वजह से तुर्की ने इसमें शामिल हुआ है। पहली चीज़, सऊदी अरब में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को लगाना, $100 बिलियन का जो बजट है उसमें से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखना, क्योंकि इकोनॉमी उसकी नीचे जा रही है। इसी वजह से वो सऊदी के साथ ये गठबंधन करने जा रहा है। सऊदी को भी ज़रूरत है कि उसको डिफेंस यहाँ पर कॉरिडोर तैयार करना है, इसी वजह से वो तुर्की को यहाँ पर इनवाइट कर रहा है, क्योंकि बाकी देश यहाँ लगाने के लिए आ नहीं रहे हैं। अमेरिका ने तो फिलहाल यहाँ पर लगाया नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर यहाँ पर अपना डिफेंस बेस बना देगा तो हथियार बेचेगा कैसे? $78 बिलियन, आप सोचिए, $78 बिलियन के करीब का तो सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीदता ही है। $78 बिलियन का हथियार यूएस से खरीदता है सऊदी। तो ये जो गठबंधन है, इसके लूज पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जिसमें एक पाकिस्तान और साथ ही साथ तुर्की है। पाकिस्तान के ऊपर किसी को भरोसा इसलिए नहीं रहता और ना ही है। अब बात आती है 5वें सवाल की, क्या भारत ने ऐसे गठबंधन के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है? 20 सितंबर 2025 20 सितंबर 2025 दोहा, कतर। भारत की नजर इस बैठक पर थी और इस बैठक के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई, और ठीक तुरंत बाद जैसे ही सऊदी और पाकिस्तान के बीच ये गठबंधन हुआ, पैक्ट हुआ दोनों देशों के बीच, उसके बाद भारत को ये समझ में आ गया था कि आगे क्या हो सकता है, और भारत ने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर ली थी। और यही वजह है कि ठीक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये और ज्यादा जाहिर हो गया कि तुर्की जैसे देश भी पाकिस्तान की मदद करने आ रहे हैं, तो भारत ने इसकी तैयारी किस लिहाज से की? सबसे पहले इजराइल भारत का एक अहम साझेदार है डिफेंस में, उसके साथ अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी गए थे, आपको याद होगा, फरवरी के महीने में, जिसके बाद ही ये पूरा का पूरा युद्ध शुरू हो गया था, जिसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कोई आम दौरा नहीं था, ये दौरा बहुत अहम था, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। तो अपनी जो रक्षा ज़रूरत है, भारत ने इजराइल के साथ पहले ही इसको साध लिया है। और अब से 2-3 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की नेतन्याहू से बात हुई है, और हो सकता है कि नेतन्याहू ने उस वक्त प्रधानमंत्री को शायद ये बता भी दिया हो कि सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का कोई गठबंधन भी होने जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में जो मोसाद है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, वो बहुत एक्टिव है, एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है। तो भारत को ये पहले से अंदाजा था कि क्या होने जा रहा है। इसके साथ ही यूएई के साथ भारत का डिफेंस पैक्ट होना ये भी बताता है कि भारत ने अपनी तैयारी किस तरह से करके रखी हुई है कि अगर यहाँ पर इस्लामिक नेटो बनता है तो उसका कार्ड भी भारत के पास होना चाहिए। एक और अहम चीज़, इंडोनेशिया, जैसे कि 2019 में कोशिश हुई थी इस्लामिक देशों को साथ लाने की, तो आपके जो पूर्व में देश है, इस्लामिक देश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है,
तो ये भी तो साथ जा सकते हैं। इसलिए इंडोनेशिया में जब भारत दौरे पर गए थे, प्रधानमंत्री जब गए थे इंडोनेशिया के दौरे पे, तो भारत ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, डिफेंस की। भारत हथियार बेचेगा इंडोनेशिया को और साथ ही साथ सबंग पोर्ट को डेवलप करेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। और यही वजह है कि ईस्ट में यानी कि पूरब में सबसे बड़ा अगर कोई इस्लामिक मुल्क है तो वो इंडोनेशिया है, जिसके साथ भारत ने अपना डिफेंस पैक्ट पहले कर लिया है। तो आप सोचिए कि एक एक जो अहम इस्लामिक देश है जिसके साथ भारत अपने डिफेंस पैक्ट को करते हुए जा रहा है। उसी तरह से ओमान के साथ भी भारत ने अपना समझौता कर लिया है। अगर तुर्की की तरफ से देखा जाए तो भारत ने साइप्रस और साथ ही साथ ग्रीस, इन दोनों देशों के साथ अपने डिफेंस संबंध को आगे ले जाने के लिए करार कर लिया है। भारत इनको भी हथियार देने जा रहा है। तो भारत को यह अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। अगर जब ऐसा होगा तो आपको क्या करना होगा। तो उसी लिए भारत ने इन अहम देशों के साथ, जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप है, उनको और मजबूत किया गया। इंडोनेशिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जिनके साथ नहीं थे, साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा किया गया, बढ़ाया गया। तो ये थी दूरदर्शिता। अब लौटते हैं अपने सवाल पर। क्या पाकिस्तान का ये गठबंधन भारत के लिए कोई खतरा पैदा करता है, कोई खतरा है? तो मेरा जवाब है कि खतरा फिलहाल नहीं है, और अगर भविष्य में खतरा बनाने की कोशिश की जाएगी तो भारत ने उसकी भी तैयारी कर रखी है। बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इस गठबंधन में रह पाएंगे, और क्या ये ईरान का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि ईरान की ओर से क्या कहा गया है? ईरान की ओर से कहा गया है कि ये जो गठबंधन किया गया है, इससे बेहतर होता कि सऊदी अरेबिया अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खुद पे भरोसा करे, बाहरी लोगों पे भरोसा ना करे, क्योंकि उसको कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। आज भी जो बाहरी ताकतों के दम पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। ये ईरान की ओर से साफ कह दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी गठबंधन भारत के लिए खतरा है? मेरा मानना है कि खतरा नहीं है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।